शिक्षा को केंद्र में रखकर हम सुनते हैं। पितामही विद्यापीठ कुटुंब को केंद्रित करके विचार करने के लिए है। अभी ये तीनों मिलकर समग्र शिक्षा योजना बनती है। कुटुंब शिक्षा राम विद्यापीठ का ही एक अंग है। लोक शिक्षा वह भी राम विद्यापीठ का ही एक अंग है। फिर से हम स्मरण करेंगे कि ये चिंतन सत्र हमारे चल क्यों रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो हम वर्षों से, यानी 100 वर्षों से भी अधिक समय से, 150 वर्षों से टू बी एग्जैक्ट कहा जाए तो हमारे देश में भारतीय शिक्षा के आंदोलनात्मक प्रयास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुए। तो ये पूरी आधी 19वीं शताब्दी, पूरी 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी के ये इतने वर्ष, ऐसे 150 पौने 200 वर्षों से हम कह रहे हैं कि भारत में भारतीय शिक्षा नहीं है। भारत में भारतीय शिक्षा को ही राष्ट्रीय शिक्षा कहा जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा की पुनः प्रतिष्ठा हेतु अनेक प्रयास हुए हैं। समर्थ लोगों ने प्रयास किए हैं, आंदोलनात्मक प्रयास हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ नहीं। तो शुरू हुआ 1866 से टू बी एग्जैक्ट, और आज भी देश भर में ये प्रयास चल ही रहे हैं। फिर भी हम देखते हैं कि दिनों दिन अराष्ट्रीय शिक्षा का प्रभाव ही बढ़ रहा है। उस अराष्ट्रीय शिक्षा, ये यूनिवर्सिटी केंद्रित है। हमारी यूनिवर्सिटीज भारतीय शिक्षा के केंद्र नहीं है। और सिद्धांततः देखें या व्यावहारिक स्तर से भी देखें तो यूनिवर्सिटी ही राष्ट्र के जीवन को संचालित कर रही है, क्योंकि प्रति वर्ष उसमें से जो पढ़ लिख कर लोग निकलते हैं वही तो अपना स्वयं का जीवन चलाते हैं, वही तो अपने परिवार का जीवन चलाते हैं, वही तो समाज जीवन को चलाते हैं, वही तो राष्ट्र जीवन को। अर्थनीति, शिक्षा नीति, राजनीति, धर्म नीति, समाज नीति सब उसी से तो बनता है, क्योंकि जैसे शिक्षा वैसा ही तो व्यवहार होगा, वैसा ही तो जीवन होगा। तो यूनिवर्सिटीज तो अराष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र है। विश्व भर में भी स्थिति क्या है? तो विश्व भर में जिस विचारधारा को लेकर जीवन संचालित होता है, ये जीवन संचालित होना माने क्या? एक एक व्यक्ति का दैनंदिन 24 घंटे का जीवन, 100 वर्ष की आयु का जीवन, पूरे समाज का शतकों में चलने वाला जीवन, राष्ट्र की व्यवस्थाओं के रूप में चलने वाला जीवन, ये जो जीवन संचालित हो रहा है पूरे विश्व का, वह किस विचारधारा से, किस दृष्टि के द्वारा संचालित हो रहा है? तो वह है अब्राहमिक जीवन दृष्टि, या उसको हम सेमेटिक जीवन दृष्टि कहेंगे, या इसको आज यूरो अमेरिकी जीवन दृष्टि कहेंगे। तो वो जीवन और जगत को देखने की दृष्टि इतनी विपरीत है कि संकट ही संकट निर्माण होते हैं और वह विनाश के प्रति धंस रहा है। और हमारा बुद्धि विभ्रम ऐसा है कि हम विनाश के रास्ते को विकास का रास्ता कह रहे हैं। ये पूरे विश्व की ऐसी स्थिति है। शरीर स्वास्थ्य नहीं रहा उस रूप में, मनोविकार बढ़ रहे हैं उस रूप में, हिंसा बढ़ रही है उस रूप में, स्वैराचार बढ़ रहा है उस रूप में, कहीं पर भी किसी की सुरक्षा नहीं रही इस रूप में, आतंकवाद बढ़ रहा है उस रूप में, राष्ट्र राष्ट्र के बीच में स्पर्धाएं चल रही है उस रूप में, हमेशा युद्ध के आसार तो बने ही रहे हैं उस रूप में।
और जीवन अशांति से भर गया है, श्रद्धा और विश्वास की कमी है, उस रूप में यह जो अब्राहमिक विचारधारा, अब्राहमिक जीवन दृष्टि पूरे विश्व को ग्रस रही है, उसके चलते ये राष्ट्रीय शिक्षा की प्रतिष्ठा होना ये तो असंभव है। और उन्हीं के चलते, उन्हीं से प्रभावित होकर ये सारी बातें जो हैं उनसे प्रभावित होकर ही हमारी शिक्षा भी चल रही है। ऐसी शिक्षा कैसे जीवन को पुनः शांति, सुख, समृद्धि, सौहार्द इससे परिपूर्ण करेगी? समस्या तो ये है। अब स्थिति से कि शिक्षा को ही इन समस्याओं को हल करना चाहिए, शिक्षा से ही होगा, शिक्षा के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। पैसे से समस्या हल नहीं होती, शस्त्रों से समस्या हल नहीं होती, कानूनों से समस्या हल नहीं होती, केवल धर्मोपदेश से समस्या हल नहीं होती, केवल ज्ञान के से ही ये समस्याएं हल होती हैं, और शिक्षा ज्ञान की ही व्यवस्था है। अब ऐसी शिक्षा स्वयं संकटग्रस्त हो रही है तो हल कैसे करेगी? ये इस सारी परिस्थिति का आकलन करके विश्व स्थिति क्या है, विचारधारा कैसी पनप रही है, हमारी व्यावहारिक स्थिति क्या है, हमारे संकटों की भीषणता कैसी है, और हमारी शिक्षा की दुर्व्यवस्था कैसी है, इन सभी बातों का आकलन करने के बाद पुनरुत्थान विद्यापीठ ने देश की शिक्षा के प्रश्न को ओन करने का निर्णय किया है। हाँ, हल ढूंढो। अभी जो आज चल रहा है वो तो हल है नहीं, वो तो समस्याएं निर्माण कर रहा है, तो फिर हल कहाँ है? उसको ढूंढो, स्वतंत्र बुद्धि से ढूंढो, धैर्य रखकर ढूंढो। ऐसा नहीं किया तो फिर तो वो चल रहा है, वो तो कहीं नहीं ले जाएगा हमको। ऐसा करके देश की शिक्षा, अब अभी हम बात तो विश्व स्तर की समस्याओं की कर रहे थे, और अभी कह रहे हैं देश की शिक्षा। देश की शिक्षा माने भारत की शिक्षा। तो ऐसा क्यों, विश्व की शिक्षा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए कि ज्ञान की व्यवस्था शिक्षा के माध्यम से यदि भारत में हुई तो भारत पूरे विश्व को ओन करेगा। भारत से ही विश्व के संकटों का हल निकलने वाला है। इसलिए भारत को पहले विश्व की समस्याओं को हल करने के लिए समर्थ बनना पड़ेगा। ये सामर्थ्य ज्ञान का है, यह सामर्थ्य संस्कारों का है। भारत यदि स्वयं भारत बन जाता है, और वह भारतीय शिक्षा से ही बनने वाला है, ज्ञान निष्ठा से ही बनने वाला है। भारत यदि भारत बन जाता है तो विश्व की समस्याओं का निराकरण करने की शक्ति उसमें आएगी और विश्व की समस्याएं हल होंगी। इसलिए हम भारत की शिक्षा को ओन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? 140 करोड़ जनसंख्या की शिक्षा का विचार करो। मुझे लगता है हर चिंतन सत्र में हम इसका पुनरुच्चार करते हैं कि देश की 140 करोड़ जनसंख्या की शिक्षा का ही विचार करो, क्योंकि हमारे देश में एक भी व्यक्ति अज्ञानी नहीं रहना चाहिए, एक भी अनाड़ी नहीं रहना चाहिए। हमारे देश की परंपरा भी ऐसी ही रही है कि कोई अज्ञानी नहीं, कोई अनाड़ी नहीं, कोई स्वैराचारी नहीं। आदर्श राज्य का स्वामी राजा ऐसी ही कामना करता है, मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है, कोई संकटों से ग्रस्त नहीं है, कोई स्वैराचारी नहीं है, स्वैर नहीं है। तो ऐसे 140 करोड़ जनसंख्या का विचार करना। दूसरा, समग्रता में पूरे जीवन का विचार करना।
गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक की शिक्षा का विचार करो। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक की शिक्षा का विचार करो, क्योंकि ज्ञान तो पूरे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। तो पहले तो विस्तार में और फिर काल में, पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का हस्तांतरण कैसे होता रहेगा, इसका विचार करो। ऐसे व्यापक रूप में हम शिक्षा का एक साथ विचार कर रहे हैं। जीवन कैसा होना चाहिए? समृद्ध होना चाहिए, दरिद्र तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अभावों में नहीं रहना चाहिए, संस्कारवान होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए, धर्मशील होना चाहिए, धर्म केंद्री होना चाहिए, सत्य और धर्म पर चलने वाला समाज चाहिए, गुणवान समाज चाहिए, मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक स्वतंत्रता भी रहे, आर्थिक स्वतंत्रता रहे, ऐसा। और राष्ट्र मिलकर पूरा पूरा हमारा देश सार्वभौम ऐसा स्वतंत्र रहना चाहिए। ऐसे राष्ट्र की, ऐसे जीवन की, ऐसे समग्र प्रजा की, जनजीवन की एक साथ विचारणा करके हमें शिक्षा की योजना करनी चाहिए। पुनरुत्थान विद्यापीठ ऐसी शिक्षा योजना करना चाहता है। और इसके लिए रचना कैसे बनाई? तो एक होता है लोक शिक्षा। लोक शिक्षा माने, हमने कहा था व्यास विद्यापीठ में ऋषि, विद्वज्जन, अभिजन, बहुजन, ऐसे वर्गों में समाज वर्गीकृत हुआ है। तो बहुजन की शिक्षा माने 100 करोड़, 110 करोड़ जनसंख्या की शिक्षा का विचार करो। शेष है वह अभिजन, विद्वज्जन, ऋषि है, उनकी शिक्षा का विचार अलग स्वरूप में करना होगा। जनजीवन माने जन समाज, बहुजन समाज, 100-110 करोड़ का जो समाज है, उसकी शिक्षा का विचार उनके लिए उचित है, उस प्रकार से करो। तो ये एक हुआ। फिर ये जो 140 का विचार है, 110 नहीं 140 का, उसका विचार है वो राम विद्यापीठ में करो। उसका आधार शास्त्र चिंतन होगा, अनुभूति होगी, ऋषित्व होगा, विद्वत्ता होगी। और तीसरा हमारा आयाम है, जैसे हम व्यापक विचार कर रहे हैं पूरे जन समाज का, ऐसे पूरे जन समाज की व्यवस्था क्या है, कैसे लोग एक साथ रहते हैं। तो उसकी जो इकाइयां बनती हैं, वो लघुतम इकाई कुटुंब है। ये हमारा प्रस्थान बिंदु है व्यवस्था का, समाज व्यवस्था का। तो हमने गत सत्र में देखा था कि हम व्यक्ति केंद्रीय समाज व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं, उसका स्वीकार नहीं करते हैं। हम कुटुंब केंद्रीय समाज व्यवस्था का विचार करते हैं, उसी का स्वीकार करते हैं। उसी को स्वीकार करके हमने हजारों वर्षों से हमारी समाज व्यवस्था बनाई है। ये मूलभूत आज का जो यूरो अमेरिकी चिंतन है, उससे विपरीत है। क्योंकि आज विश्व भर में जो विचारधारा स्थापित हुई है, उसमें समाज व्यवस्था की मूल इकाई व्यक्ति है, और उसको चारों ओर से बढ़ावा मिल रहा है। इस संकल्पना को, व्यक्ति स्वतंत्र है, व्यक्ति की अपनी रुचि होती है, व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, व्यक्ति के अपनी स्वतंत्रता आचार विचार व्यवहार की होती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले कानून होने चाहिए। व्यक्ति ही सामाजिक व्यवहार का मूल आधार है। भारत की जीवन रचना, समाज व्यवस्था कुटुंब केंद्रीय है, व्यक्ति केंद्रीय नहीं। परंतु ब्रिटिश आधिपत्य के बाद जो कानून व्यवस्था बनी 1860 से, जो यहाँ कानून व्यवस्था लागू है, उसमें व्यक्ति इकाई है, कुटुंब नहीं। हमारे हृदयों में, हमारे चित्त में
युगों के जो परंपरा के संस्कार हैं वह तो कुटुंब को मानती है, परंतु जो कानून की व्यवस्था है वह व्यक्ति केंद्रीय है। जो अर्थव्यवस्था है वह व्यक्ति केंद्रीय है। उद्योगों का स्वामित्व है वो कुटुंब का नहीं है, व्यक्ति का है। हमारी लोकतंत्रात्मक जो राज्य व्यवस्था है वह व्यक्ति केंद्रीय है, कुटुंब केंद्रीय नहीं है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वह भी व्यक्ति केंद्रीय ही है, कुटुंब केंद्रीय नहीं है। तो ऐसा ये जो अंतर संघर्ष भारत के राष्ट्र जीवन में है वो हम सबको दुविधा में डालता है। हम संस्कार से, परंपरा से कुटुंब केंद्रीय जीवन रचना चाहते हैं और उसी के संस्कार हमारे व्यवहार में दिखाई भी देते हैं, परंतु बाह्य व्यवस्थाएं जो हमारे जीवन को संचालित कर रही है, नियंत्रित कर रही है, वह व्यक्ति केंद्रीय है। विवाह संस्था हो तो भी व्यक्ति केंद्रीय है। जैसे भारत में विवाह संस्कार है और एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ संबंध निर्माण होता है विवाह के कारण से, एक स्त्री का एक पुरुष के साथ नहीं। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी पारंपरिक संस्कार व्यवस्था है। परंतु आज क्या है, हमारी शिक्षा के कारण से, व्यवस्था के कारण से हमारी वृत्ति प्रभावित हुई, तो हम कहते हैं वो केवल एक स्त्री और एक पुरुष का कानून पर आधारित, एग्रीमेंट पर आधारित संबंध है। तो ये ऐसा सभी जगह होता है। इस दुविधा से मुक्त होने के लिए हमें शिक्षा को पुनर्व्याख्यायित करना होगा, उसकी पुनर्व्यवस्था करनी होगी। और इस पुनर्व्यवस्था का विचार जो पुनरुत्थान विद्यापीठ में चल रहा है उसमें एक महत्वपूर्ण आयाम है कुटुंब शिक्षा। गत सत्र में, पितामही विद्यापीठ के सत्र में हमने कुटुंब के संबंध कैसे होते हैं और एकात्म संबंध कैसे बनते हैं उसकी चर्चा की थी। पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यवस्था कैसे चलती है, परंपरा की रक्षा कुटुंब में कैसे होती है, इसकी चर्चा हमने की थी। आज हम इस बात का विचार करेंगे कि क्या कुटुंब केंद्रीय रचना बनाने से व्यक्ति का विकास नहीं होगा? क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी? आज तो बड़े जोर शोर से कहा जाता है नहीं, व्यक्ति के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए, व्यक्ति की रुचि, व्यक्ति स्वातंत्र्य, व्यक्ति की समानता, स्त्री पुरुष समानता, आदि सारी समानता, अधिकार और स्वतंत्रता और रुचि, ऐसी ऐसी बातों की चर्चा चलती है और वो हमारे व्यवहार में परिलक्षित भी होती है। जैसे बच्चों की शिक्षा का विचार करते समय हम क्या कहते हैं, उसकी जो रुचि होगी वैसा ही वो करेगा ना, हमारा विचार उसके ऊपर थोपना ये तो ठीक नहीं है। हम उसकी रुचि का विचार करते हैं। कोई यदि कहता है कि ऐसे रुचि, तो उसकी अपनी रुचि का कोई ठिकाना ही नहीं है। आज एक रुचि है, कल दूसरी बदल जाएगी। अभी वो ये खिलौना देखता है तो ये अच्छा लगता है, ये खिलौना देखता है तो ये अच्छा लगता है। अरे 17-18 वर्ष के युवक भी, तो मेरे मित्रों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया है इसलिए मुझे भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना है, ऐसे ही तो विचार करते हैं। उसमें रुचि तो कितनी क्षण भंगुर है। तो भी हम कहते हैं नहीं, उसके ऊपर हमने हमारी रुचि को थोपना नहीं चाहिए। फिर कहते हैं उसके विकास के आड़े तो नहीं आना चाहिए। उसको पढ़ने के लिए यदि घर छोड़कर, माता पिता को छोड़कर बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई जाना है तो जाने देना चाहिए, हमें उसके आड़े नहीं आना चाहिए। फिर उसको विवाह के लिए अंततोगत्वा उसका अपना जीवन होता है, उसको जो पसंद होगा उसके साथ विवाह करेगा, हम ऐसे सोचते हैं। उसको यूएस जाना है तो जाने देना चाहिए, हम आड़े कैसे आए। परंतु परिणाम ये होता है कि दो पीढ़ियां साथ में रहती नहीं है, तो परंपरा तो वही खंडित हो गई।
तो परंपरा खंडित होने का जो सामाजिक सांस्कृतिक अपराध है उसको हम अनदेखा कर देते हैं। हमें स्वयं कुटुंब की परंपरा नहीं आगे चलती है, उससे जो हानि होती है उसको भी हम अनदेखा कर देते हैं। क्यों? स्वतंत्रता, व्यक्तिगत रुचि, व्यक्तिगत अधिकार, ये ही प्राइमरी बन जाता है। तो हमारे विचारों में भी ऐसी उलझन पैदा हो जाती है। तो फिर क्या कुटुंब केंद्रीय विचार करने में व्यक्ति की स्वतंत्रता की वास्तव में हानि होगी? व्यक्ति के अधिकारों का वास्तव में ही खंडन होगा? उसके वो नहीं रहेगा व्यक्ति का अधिकार, या व्यक्ति का विकास नहीं होगा? इसको हमने ठीक से समझ लेना चाहिए। व्यक्ति का जन्म होता है तो क्या वह स्वयंभू होकर, स्वाश्रयी होकर, स्वावलंबी होकर जी सकता है? नहीं जी सकता। वह तो माता पिता पर ही आश्रित होता है। अपने आहार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने वस्त्र आदि के लिए, अपने खिलौनों के लिए, अपनी सारी सुविधाओं के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने विकास के लिए वह तो माता पिता पर ही आधारित होता है। माता पिता नहीं होते तो जन्म ही नहीं होता, तो उसके ऊपर आधारित होता है। वह अवलंबन तो दूसरों का ही करता है। वह 6-7 वर्ष का होता है तो कौन सी उसकी स्वतंत्रता है? वो अपनी कमाई तो कर नहीं सकता, अपनी इच्छा से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। वह तो अवलंबन ही तो करता है, दूसरों के ऊपर ही अवलंबन करता है। वह 12-15 वर्ष का होता है, कौन सी अपनी कमाई करने लगता है? नहीं करने लगता। फिर वो उसकी शिक्षा के लिए, कमाई करने के लिए, सक्षम बनने के लिए वह तो माता पिता पर ही तो आधारित होता है। तो वह स्वतंत्र कहाँ होता है? अपना तंत्र वो संभाल ही नहीं सकता। वो तो घर वालों के ऊपर ही तो आधारित होता है। केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपनी मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी दूसरों पर ही आधारित होता है। क्या बहन राखी बांधती है तो आनंद नहीं होता? क्या माता पिता उसकी मर्जी रखते हैं तो आनंद नहीं होता? होता ही है। उसको मानसिक रूप में भी खेलने के लिए मित्र नहीं चाहिए? चाहिए। बात करने के लिए मित्र नहीं चाहिए? चाहिए। क्या वह अपनी आयु के बच्चों के साथ खेलना अधिक पसंद करता है, या अपने से 20-25-30 वर्ष बड़े माता पिता के साथ खेलना पसंद करता है? नहीं, उसको मित्र चाहिए। उसको केवल खिलौनों से ही पेट नहीं भरता, तो उसको अनेक लोगों की आवश्यकता पड़ती है। माता पिता ये युवा बन गए, अर्थार्जन करने लगे, तो क्या उनको अपने से बड़ों की ओर से मानसिक सुरक्षा प्राप्त होती है? उसकी आवश्यकता नहीं है? क्या उसको मित्र परिवार नहीं चाहिए? क्या उसको भाई बहन नहीं चाहिए? क्या उसको बच्चे नहीं चाहिए? अब देखो, आज ऐसा होने लगा है। अर्थार्जन के पीछे इतने पड़े, बच्चे भी नहीं चाहिए, हमको घर में और कोई नहीं चाहिए, ये तो होता है। परंतु क्या उसमें वास्तव में सुख है? उसमें तो सुख नहीं है। ऐसा अनुभव दुनिया को होने लगा है अभी तो, जहां से ये व्यक्ति स्वातंत्र्य की कल्पना आई है और उसके अनुकूल कानून बनने लगे हैं, समाज व्यवस्था होने लगी है, वहां भी सुख नहीं है, वहां भी सुरक्षा नहीं है, वहां भी कोई ठिकाना ही नहीं है, वहां भी मनोविकारों में बढ़ोतरी हो गई है। तो भारत में तो ऐसा कैसे होगा? लेकिन व्यक्ति के अधिकार, उसकी चिंता में हम कुटुंब भावना को ध्वस्त कर रहे हैं, कुटुंब व्यवस्था को
ध्वस्त करते हैं, तो हमने क्या अनुभव नहीं किया है कि माता पिता के पास बच्चे पूर्ण रूप से सुरक्षित रहते हैं। उसी प्रकार से पुत्र पुत्र वधू के पास वृद्ध माता पिता मानसिक, आर्थिक, व्यावहारिक, शारीरिक दृष्टि से सुरक्षित नहीं रहने चाहिए। अब व्यवस्था तो ये है कि हाँ रहनी चाहिए, और परंपरा ये है कि रहते ही हैं। क्या स्नेही संबंधियों के साथ अच्छा संबंध नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होता भी रहा है। तो फिर घर में परस्परावलंबन होता है, व्यावहारिक दृष्टि से भी आवश्यक है, मानसिक दृष्टि से भी आवश्यक है। परस्परावलंबन होना ही चाहिए, उसी से कुटुंब भावना का विकास होता है। परस्परावलंबन का स्वीकार करो। उसके बाद घर में साथ मिलकर रहो, ये अकेले अकेले मत रहो। चार कमाई करने वाले प्राणी, माने पुत्र पुत्र वधू दो, पिता माता दो, ये चारों चार कमाई कर रहे हैं। चारों की अपनी दुनिया है, चारों का अपना व्यवसाय है, केवल सुविधा के लिए एक छत में के नीचे रह रहे हैं, उसको तो कुटुंब नहीं कहते। साथ मिलकर रहो, साथ में जियो, उसमें सबके अधिकारों का, सबकी स्वतंत्रता का रक्षण होता है, ऐसा समझो। मानसिक, व्यावहारिक, आर्थिक, भावनिक सभी प्रकार की सुरक्षा उसमें है। तो क्या हम घर में सब अपना अपना काम कर ले? मेरे कपड़े मैं धो लूं, आपके कपड़े आप धो, मेरा खाना मैं बना लूं, आपके खाना आप बनाओ, आपको जो खाना है जब खाना है वैसा खाओ, मैं मुझे करना है वैसा करूं, मेरे कमरे में जाकर मैं कुछ भी करूं और जब चाहे तब बाहर आऊं? ऐसे तो कुटुंब में नहीं जिया जाता। साथ मिलकर सबके काम करो। जो खाना बनाता है सबके लिए बनाता है, जो कपड़े धोता है सबके कपड़े धोता है, जो साफ सफाई करता है वो पूरे घर के लिए करता है। तो एक दूसरे के साथ मिलकर जीना, यही सुख देता है और यही बुद्धिमानी पूर्ण व्यवस्था है। नहीं, बुद्धि नहीं है फिर तो हम ऐसा करेंगे कि एक छत के नीचे सब स्वतंत्र रह रहे हैं, तो कोई किसी को कुछ पूछने वाला भी नहीं है। ऐसे नहीं जिया जाता, सब अपनी अपनी कमाई करो। नो, ये भारतीय कुटुंब व्यवस्था नहीं है। सब मिलकर सबकी कमाई, ये सूत्र है। सब अपनी अपनी कमाई करेंगे और स्वतंत्र रहेंगे। नो, ये कुटुंब व्यवस्था नहीं है। सब मिलकर सबके लिए सबकी सांझी कमाई करो, ये भारतीय व्यवस्था है, ये कुटुंब व्यवस्था है। आप देखेंगे कि खेत में मजदूरी करने वाले पति पत्नी साथ में करते हैं, वो ठेला खींचने वाले पति पत्नी साथ में खींच रहे हैं, दर्जी काम करने वाला, घर में दर्जी काम है तो पूरा परिवार साथ में करता है। तो ये साथ में सब कुछ काम करो और एक दूसरे का काम करो, एक दूसरे पर निर्भर रहो, एक दूसरे का ख्याल करो, सब साथ में जियो। ये कुटुंब व्यवस्था का मूल है, ये मूल भावना है। अब इसको कैसे हम आदर्श बनाते हैं, कैसे हम सुख देने वाली बनाते हैं? तो मैं खाना बनाती हूँ तो खाने वाले का विचार करके खाना बनाना है, ये हमारी कुटुंब की परंपरा है। खाना बनाने वाला अपनी सुविधा का विचार नहीं करता, अपने श्रम का विचार नहीं करता, अपनी रुचि का विचार नहीं करता, वह खाने वाले की रुचि का विचार करता है। मुझे कुछ भी करना है, दूसरों का विचार करो, अन्य की सुविधा का विचार करो। और ये हमारे कुटुंब की परंपरा में ये सुरक्षित तत्व रहा है हमेशा, कि खिलाकर खुश हो, सेवा करके खुश हो, दूसरों का विचार करके खुश हो, देकर खुश हो, लेकर नहीं। ये भावात्मक सुरक्षा की गुरु किल्ली,
गुरु चाबी है कि इससे ये कुटुंब व्यवस्था का सत्व है कि ऐसे विचार करना, मेरा नहीं, सबका विचार करना, मेरा नहीं, जिसके लिए मैं कुछ कर रही हूं उसका विचार करना, ये परस्परता और परस्पर का विचार करना, दूसरों का पहले करना, ये कुटुंब भावना है। उसी से हमारे कुटुंब सुदृढ़ होते हैं और इस तत्व के आधार पर हमारा मानसिक सुख बढ़ता है, उसके आधार पर सुरक्षा बढ़ती है। क्योंकि सब सबकी चिंता कर रहे हैं तो मुझे मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मुझे यदि मेरी चिंता करना है और मेरे पति को अपनी सुरक्षा की चिंता करना है, मेरे बच्चों को अपनी सुरक्षा की चिंता करना है, तो संघर्ष बढ़ेगा, तो सब अपनी अपनी फिराक में रहेंगे, फिर निश्चिंत नहीं हो पाएंगे। उसके स्थान पर मैं आपकी, आप मेरी सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं, बच्चे माता पिता के, माता पिता बच्चों की सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं, तो हम निश्चिंत रह सकते हैं, अपने बारे में निश्चिंतता और दूसरों पर विश्वास इसी से पनपता है। और विश्वास और श्रद्धा, प्रेम और सौहार्द के आधार पर संबंध बनते हैं, ये कुटुंब के संबंध हैं। तो उसमें व्यक्ति के स्वातंत्र्य की रक्षा तो होती ही है। कोई भी अपने बच्चे का भला नहीं चाहता, ऐसा नहीं होता, परंतु उसका अच्छा कैसे हो, उसका विकास कैसे हो, इसी की चिंता करते हैं। और बच्चे माता पिता पर 100% विश्वास कर सकते हैं और माता पिता पूर्ण विश्वास के पात्र हैं। ऐसा परस्पर निर्भरता का जब व्यवहार होता है और उसके पीछे मानसिकता भी होती है, तब कुटुंब भावना का विकास होता है, तब कुटुंब व्यवस्था ऐसे ही बनती है। ये कमाई 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 का बहुत चल रहा है, तो हमारा रिवाज कैसा था, भाई कष्ट करना है अर्थार्जन के लिए, बाहर जाना है तो फिर पुरुष बाहर जाएगा, मजदूरी करेगा, श्रम करेगा, पैसा कमाएगा, व्यापार करेगा, दुकान चलाएगा, कारखाना चलाएगा या नौकरी करने जाएगा, पैसा कमाने के लिए जाएगा। पत्नी घर संभालेगी। अभी घर को तो देखना है, क्योंकि घर ही तो केंद्र है पूरे समाज जीवन का, या पूरे जीवन का केंद्र तो घर है, तो घर संभालेगी। तो पत्नी का काम तो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको वो इतनी माने घर के लोगों की कोमल भावनाएं घर की गृहिणी के प्रति होती है, नहीं इसको बाहर जाकर पराये लोगों के कठोर व्यवहार का पात्र नहीं बनना चाहिए। मेरी पत्नी को, मेरी बहन को, मेरी बेटी को कोई कठोर शब्द कहे नहीं, धक्के खाकर ट्रेन में जाना पड़े नहीं, कोई भी उसको बॉस डांटेगा नहीं, कोमल भावनाओं को संजोना है, क्योंकि वो घर चला रही है, हमारा सबका ख्याल रही है। तो वो व्यक्तिगत रूप से कमाई तो नहीं कर रही है, कमाई करके सब लोग लाते हैं, जो भी बाहर जाते हैं वो लाते हैं, लेकिन फिर पत्नी का अधिकार क्या है, पत्नी का सम्मान क्या है, उसको क्या पैसे के लिए पति के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा? नहीं, सारे लोग कमाई करके लाते हैं और गृहस्वामिनी के हाथ में दे देते हैं। अब खर्चा करने का अधिकार घर की गृहिणी का है, पुरुषों का अधिकार कमाई करके लाने का है, पत्नी का अधिकार उस कमाई की व्यवस्था करने का है। और पति को यदि आज मित्रों को लेकर होटल में जाना है, तो पत्नी के सामने हाथ बढ़ाना है कि मुझे जरा 1000 रुपया दो, मुझे आज होटल में जाना है। तो पत्नी पूछती है क्यों, कौन से मित्र आने वाले हैं, क्यों जाना है, वो पूछती है। इसको कहते हैं परस्पर की सुरक्षा, भावनाओं की सुरक्षा, परस्पर के अधिकारों की सुरक्षा।
एक का काम है कमाई करके लाना, दूसरे का काम है कमाई की व्यवस्था करना। और उस व्यवस्था करते समय फिर पत्नी अपना विचार नहीं करती है, सबका विचार पहले करती है। नहीं तो आज भीति क्या रहती है, अरे ऐसे पत्नी के हाथ में कमाई दे दी तो वो साड़ी और गहने लाने में, खरीदने में खर्चा कर देगी, हमको तो फिर उसमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारा ध्यान कोई नहीं रखेगा। ऐसा नहीं होता है। कमाई, पैसे के खर्च करने का यदि अधिकार मेरा है तो फिर घर के बाकी सभी लोगों का विचार पहले करना, किसको क्या, किसको क्या, किसको कितना, और अंत में मेरा विचार करना। ये कुटुंब भावना की हमारी परंपरा रही है। मुझे, मैंने कहा ना कि खाने वाले का विचार करके खाना बनाओ, ऐसे उपभोग करने वालों का विचार करके कमाई की व्यवस्था करो, खर्च की व्यवस्था करो। इसको कहते हैं परस्परावलंबन। कुटुंब व्यवस्था का केंद्रवर्ती विचार है परस्परावलंबन, परस्पर के अधिकारों की सुरक्षा, परस्पर के स्वतंत्रता की सुरक्षा। मेरे स्वतंत्रता का विचार, मेरे स्वातंत्र का विचार और चिंता मुझे नहीं करनी पड़ती, बाकी परिवार के सब लोग मेरे अधिकार की रक्षा करते हैं, मेरी स्वतंत्रता की सुरक्षा करते हैं। ऐसे ये जो परस्परावलंबन, परस्पर के साथ मिलकर जो जीना है, वही कुटुंब जीवन का केंद्रवर्ती भाव है। जैसे मैंने कहा था कि पति पत्नी ये कुटुंब व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, ऐसे परस्पर का हित चिंतन करना, परस्पर का विचार करके सबके साथ रहना, ये कुटुंब भावना का संबंधों का सार तत्व है। इस प्रकार से मानव समाज ने रहना चाहिए, ऐसा विचार करके कुटुंब व्यवस्था और समाज व्यवस्था बनाने वाले हमारे ऋषियों की बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। ये भाव उन ऋषियों ने सभी मनुष्यों के हृदय में डाला और सभी मनुष्यों के हृदयों ने उसका स्वीकार किया और उसमें सुख का अनुभव किया। इसलिए हमारी कुटुंब व्यवस्था की परंपरा बनी है। तो ये ऋषि की बुद्धि इतनी विलक्षण होती है। ये ऐसा विचार करके, इस बुद्धि को अप्लाई करके पूरी समाज व्यवस्था बनाई, क्योंकि कुटुंब के बाहर की जो समाज व्यवस्था है वह भी इस कुटुंब भावना को लेकर बनी है। वो कैसे बनी है इसका विचार हम अगले सत्र में करेंगे। आज का हमारा मुख्य केंद्रवर्ती विषय था कुटुंब भावना। ये कुटुंब भावना कैसे विकसित होती है। आज यदि इस कुटुंब भावना को हम नहीं सिखा रहे हैं तो वह बहुत बड़ा दोष है, वह बहुत बड़ा सांस्कृतिक अपराध है। वो सबके जीवन को अनिश्चित और अस्थिर कर देता है, अशांत कर देता है। इसकी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसकी शिक्षा मिलने का केंद्र भी कुटुंब है, परंतु संपूर्ण कुटुंब की शिक्षा की व्यवस्था हमें राम विद्यापीठ में करनी पड़ेगी। फिर कुटुंब शिक्षित हो जाएंगे तो फिर कुटुंब में शिक्षा, इसका भी यह भी संभव हो जाएगा। आज हम यही रुकते हैं। अगले सत्र में हम आजीवन शिक्षा की संकल्पना क्या है इसका विचार करेंगे। अभी मेरा एक अवसर मिला, धन्यवाद जी। क्या अलग रहेगा या कैसा, वो अलग रहेगा? हाँ, हाँ जी। अच्छा, ठीक राम है। विद्यापीठ की, हाँ जी, हाँ, राम विद्यापीठ की चर्चा करते समय मैंने कहा था कि उसका एक डिपार्टमेंट सबसे महत्वपूर्ण ये होना चाहिए कि हमारे शास्त्रों का अध्ययन करो और शास्त्रों को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करो, ताकि आज के राष्ट्र जीवन को हमारे शास्त्रों का आधार मिल सके। आज कैसी स्थिति है,
हमारे राष्ट्र जीवन को हमारे शास्त्रों का आधार नहीं है। क्या वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत के आधार पर हमारा देश चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो फिर हमारे शास्त्रों का क्या प्रयोजन है? क्या वो म्यूजियम पीसेस है? क्या वो स्तुति करने के लिए ही है, या ये केवल कथाकारों के लिए ही है, या केवल टीवी सीरियल्स बनाने के लिए है? किस लिए है हमारे शास्त्र? हमारे राष्ट्र जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को संचालित करने के लिए, उनके लिए मार्गदर्शन मिले, जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन मिले, इसलिए हमारे शास्त्र हैं। परंतु आज तो हम शास्त्रों को न तो पढ़ते हैं, न पढ़ाते हैं, न लागू करते हैं। कोई भी नीति शास्त्रों के आधार पर नहीं बनती है। हम कहते हैं शास्त्रों के आधार पर, भारतीय शास्त्रों के आधार पर संसद चलनी चाहिए, व्यापार चलना चाहिए, कॉर्पोरेट सेक्टर चलना चाहिए, राजनीति चलनी चाहिए, यूनिवर्सिटी चलनी चाहिए। क्या चलती है? नहीं चलती है। तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है कि हमारे शास्त्रों का अध्ययन करके आज राष्ट्र जीवन को संचालित करने के लिए उन्हें योग्य रूप में प्रस्तुत करें। ये काम किसका है? राम विद्यापीठ का। ये किसान का काम नहीं है, ये दुकानदार का काम नहीं है, ये राजनीति के में जो व्यवहार करता है उसका काम नहीं है। ये तो ऋषियों का काम है, ये विद्वानों का काम है। तो यूनिवर्सिटी अगर हायर एजुकेशन विभाग है उसका, तो उच्च शिक्षा विभाग में जो अनुसंधान होता है, शास्त्राध्ययन होता है, एडवांस्ड स्टडीज होते हैं, उसमें ये होना चाहिए। आज भी यूनिवर्सिटी के एडवांस्ड स्टडीज के डिपार्टमेंट तो जरूर है, परंतु उसमें ऐसा अध्ययन तो होता नहीं है। तो फिर राम विद्यापीठ में सबसे ऊपर पहला डिपार्टमेंट तो इसका ही होगा कि शास्त्रों का अध्ययन करके उनको युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करके आज का राष्ट्र जीवन और विश्व जीवन चल सके, ऐसा उनको स्वरूप दो। ये राम विद्यापीठ में होगा, व्यास विद्यापीठ में नहीं होगा। व्यास विद्यापीठ में सर्वजन समाज को अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा मिले, मूल्यों की शिक्षा मिले, उनको आनंददायक शिक्षा मिले, उनको उनके व्यवहार की शिक्षा मिले, इस प्रकार के साहित्य की रचना हो, इस प्रकार के कार्यक्रम बने, ऐसा सिखाया जाए। इसका आधार तो फिर राम विद्यापीठ में जो अनुसंधान हुआ है वही रहेगा। तो राम विद्यापीठ का मैंने जो अभी हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट कहा, वो विद्वानों के लिए, ऋषियों के लिए होगा। और व्यास विद्यापीठ में जो वर्णन किया वो उसके अनुसरण में गीत, नृत्य, नाट्य, कला, उद्योग, कारीगरी, ये सब सिखाने वाला होगा। उसके साथ साथ धर्म और संस्कृति के मूल्य सिखाने वाला होगा। ये मूल अंतर रहेगा। ठीक है विनोद जी? ताई, एक विचार जैसे आप बोले थे, बहुत हाँ मुझे अभी आपको सुन रहा था तो उसमें मुझे बहुत स्पष्ट हो रहा है कि हाँ जी जैसे स्त्री और पुरुष में कैसे भेद होता है, कैसे हाँ उनकी संवेदना कैसी है, उसके हिसाब से उनको हाँ क्या काम करना चाहिए। तो हाँ एक उदाहरण, जैसे कि जब वो स्त्री बाहर जाती है और इससे दुष्प्रभाव पड़ते हैं तो घर में दिखते हैं वो, जब वो हाँ बाहर जाती दिखते है इस हैं। तरह से होता है, वो घर में दिखते हैं तो उससे हाँ आचरण होता है। तो ये सब जी मतलब बहुत है। जैसे विवाह का भी आपने बोला कि विवाह हाँ सिर्फ दो दो का नहीं है, वो पूरे परिवार का पूरा परिवार का है। संबंध बनता है। जी तो ये जी बहुत अच्छा है, और इस तरह से अगर हम हाँ विचार में लाके उसको क्रियाशील करेंगे तो लगता है हाँ बहुत अच्छा, मतलब सब बहुत जो प्रॉब्लम है सॉल्व होना चाहिए पूरा। जी। जी। मैंने अपने ऋषियों की बुद्धि पर ही हम तो एकदम गौरव और गर्व का अनुभव करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार से विचार किया। और हम अनुभव नहीं करते क्या? अगर हम अपनी पत्नी को, बेटी को, बहन को वास्तव में प्रेम करते हैं तो उसकी सुरक्षा की चिंता नहीं करेंगे क्या? क्या हमको सहन होगा क्या किसी दूसरे पुरुष ने कुदृष्टि से देखा हमारी बहन को? अरे नहीं, वो तो पत्नी के शील की, स्वमान की रक्षा के लिए मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। मेरी बहन की और कुदृष्टि से देखा, सहन कैसे होगा? ये भारत की विचारधारा है।
और ऐसे बहन, ऐसे भाई पर, ऐसे पति पर, ऐसे पिता पर बहन का, बेटी का, पत्नी का क्या विश्वास नहीं होगा पूर्ण? अगर ऐसा विश्वास और सुरक्षा की चिंता भी है तो कमाई नहीं कर रही हूँ, मेरे पैरों पर नहीं खड़ी हूँ, मेरी बेटी को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, कितने क्षुद्र विचार हैं। जी ताई जी। लेकिन पति के साथ साथ पुरुषार्थ करो, ये तो सब करते आए हैं हमारे। इसलिए अर्थार्जन भी हमारे कुटुंब में केंद्रित था, व्यक्ति केंद्रित नहीं था। इस विषय को हम विस्तार से आगे लेने वाले हैं कि अर्थार्जन की क्या व्यवस्था है कुटुंब केंद्रित। तो ये पहले तो ऐसे कोमल और भावात्मक संबंधों की बात है, वही कुटुंब में होते हैं। कहाँ होंगे फिर ऐसा ऐसा विश्वास, ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह कुटुंब को छोड़कर कहाँ होगा? क्या रेलवे प्लेटफॉर्म पर होगा? क्या बाहर होटलों में होगा? कहाँ होगा ये? होटल में क्या आपको क्या खाना अच्छा लगता है इसकी परवाह होती है क्या? जी ताई जी, बहुत स्पष्ट। हाँ जी। धन्यवाद ताई, धन्यवाद, नमस्कार। हाँ जी। दिनेश प्रताप सिंह आप पूछिए। हाँ, मिल गया उत्तर। हाँ हाँ, सबकी चर्चा में जो अपने भी विषय रहते हैं वो समाहित हो जाते हैं जी और मिल जाता है जी उत्तर। हाँ, जी जी धन्यवाद। हाँ। जी जी जी। जागृति बहन। जी नमस्ते ताई। नमस्कार। मैं अहमदाबाद से जागृति। जी हाँ। मुझे भी वैसे मेरा प्रश्न तो नहीं था, लेकिन एक बात थी कि अभी घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि जो पुरुष वर्ग है उनको बहुत अपेक्षाएं होती हैं स्त्रियों के पास से, अपनी बेटी हो, अपनी पत्नी हो, कि इतने कौशल है तो कुछ कमाओ। इसमें मानसिकता यही है कि पैसा ही सब कुछ है। तो तभी तभी समस्याएं ऐसी होती हैं, जैसे आपने खाने की बात कही कि औरों का विचार करो, तो इसी आधार पर स्त्री के वो गुण है, इसी के आधार पर घर चलता है। लेकिन जब ऐसी अपेक्षाएं आती है, ऐसा कुछ होता है, फिर स्त्री कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अभी इतना सारा कुछ करते हैं तो इनको तो कुछ पड़ी नहीं है, ऐसा भी होता है कभी कभी घर में। तो वैसे ये घर प्रश्न की कहानी है। हाँ ये सही है। और जो बात तो आपने ये जी हाँ बताइए। इसी को लेकर शिक्षा की व्यवस्था होती है। तो इसी को जी लेकर विद्यालयों में शिक्षा होनी चाहिए, इसी को लेकर घर में शिक्षा होनी चाहिए, इसी को लेकर हमारे जो धर्माचार्य हैं उन्होंने शिक्षा देनी चाहिए। घर में बेटों को संस्कार देने वाली बेटों की माँ होती है, उसने ऐसे संस्कार देना चाहिए कि स्त्रियों की कदर कैसे करना। पिता ने सम्मान करना चाहिए बेटों के माता का। ये जो परस्पर रक्षा, सम्मान सम्मान करना सिखाना, ये तो बहुत आवश्यक है। ये घर में सिखाया जाता है। जैसे हम कहते हैं, उपनिषद वचन है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। ये कैसे सिखाया जाएगा? क्या तो हम कभी उदाहरण देते हैं, 10वीं की पढ़ाई कर रहा है पुत्र, उसी समय माता भी घर में, आज मेहमान आने वाले हैं इसलिए बहुत काम में व्यस्त हैं भोजन के। अब माता को यदि प्यास लगी है तो वो पुत्र अपनी पढ़ाई छोड़कर पानी लाकर देगा, या पुत्र को प्यास लगी है तो माता अपना काम छोड़कर पानी लाकर देगी? आज तो उत्तर क्या है सीधा, अरे पुत्र पढ़ाई कर रहा है, वो पुत्र है, माता नहीं देना चाहिए ना। मातृदेवो भव क्या है? अब माता क्या कहेगी? मातृदेवो भव, तुम मुझे पानी ला कर दो, ऐसा कहेगी क्या? तो नहीं चलेगा, नहीं चले। पिता ने कहना चाहिए, रखो पढ़ाई एक तरफ रखो, खड़े हो जाओ, पहले माँ को पानी ला कर दो, माता का सम्मान करो, वो देखो वो काम कर रही है। ये तो माता के सम्मान की सुरक्षा पिता को करनी चाहिए, पिता के सम्मान की सुरक्षा माता को करनी चाहिए। इसको कहते हैं परस्पर विचार करना, परस्परता का विचार करना।
तो ये अपने बेटों को सिखाने वाली पहले माता होती है, बाद में पिता होते हैं। इसलिए कहा है माता प्रथमो गुरु हो, पिता द्वितीय। ये जब माता पिता गुरु होते हैं, उसके बाद आचार्य तृतीय। आचार्य शिक्षक का क्रम तो तीसरा आता है। तो आज हम अपनी बेटियों को माता बनना सिखा रहे हैं, जो अपने बच्चों की गुरु बने। तो हम अपनी पुत्रियों को माता बनना नहीं सिखाते, अपने पुत्रों को पिता बनना नहीं सिखाते, अपने पुत्रों को शीलवान बनना, संस्कारवान बनना नहीं सिखाते। कितनी माताएं अपने हृदय पर हाथ रख कर कहेंगी मेरा बेटा है, किसी भी लड़की के प्रति कुदृष्टि नहीं करेगा। क्या है इतना विश्वास? नहीं, वो तो कुदृष्टि की तो बात छोड़ो, परीक्षा में कॉपी नहीं करेगा, ऐसा है विश्वास? नहीं विश्वास है। क्यों? अपेक्षा ही नहीं की है। हाँ, कभी कभी ये कहा होगा कि देख लेना यार, परीक्षा में फेल नहीं होना है हमको, ये तो कहेंगे। लेकिन अगर परीक्षा में कॉपी की तो शाम का खाना भी नहीं मिलेगा और दूसरे दिन परीक्षा लिखने के लिए जाने भी नहीं मिलेगा। ऐसा कोई कहता है क्या? फिर मूल्य रक्षा कहाँ होगी? पुत्रों में, बेटों में संस्कार कहाँ से आएंगे? पहले अगर माताएं कहने लगे तो बेटे कभी भी ऐसे नहीं होंगे कि जो पत्नियों के, माता के श्रम की और परेशानी की चिंता नहीं करते। आता तो सब कुछ भी माताओं के ऊपर है। जी बहन। समय हो गया अभी, इस सत्र जी। को हमें करना होगा, लेकिन 3 प्रश्न हमारे रह गए श्रीनिवास गुत्तल जी के, अच्छा। उत्तर हाँ, हाँ। और डॉक्टर ममता शर्मा। तो मैं इनसे अच्छा। करूंगा कि आप गट पर ये प्रश्न रख दीजिए, फिर अगले सत्र में हाँ, किया जाएगा। इसका समावेश करके आगे बढ़ेंगे। जी, कल्याण मंत्र से हम इस सत्र को पूर्ण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम ताई, सबको नमस्कार। प्रणाम, शुभ दिन सभी को। राम राम जी, जय गो माता।